Hello and welcome to Vandana's Political Science. So this is the first chapter of class 11th. Class 11th का जो फर्स्ट बुक है कॉन्स्टिट्यूशन वाली उसका ये फर्स्ट चैप्टर है और चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। आपका जो अपडेटेड सिलेबस है उसमें इस चैप्टर का नाम कॉन्स्टिट्यूशन है और जो आपकी बुक है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। ओके लेकिन ये जो अपडेटेड सिलेबस है इसमें इस चैप्टर में 4 चैप्टर्स को इंक्लूड कर दिया गया है आपकी बुक के। वो मैं भी बताती हूँ कौन कौन से चैप्टर। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है उसमें। सो दोज हु हैव नॉट सीन दैट वीडियो प्लीज़ विजिट माय चैनल एंड सी द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 11। तो उसमें जो पहला वीडियो है वो इंट्रोडक्शन टू क्लास 11th है जिसमें कि सिलेबस वगैरह सारा एक्सप्लेन किया गया है, तो वहाँ से भी आपको ये क्लियर होगा थोड़ा। तो चलिए प्रोसीड करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है चैप्टर का, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है तो कई पार्ट्स होंगे। ओके तो अभी ये फर्स्ट पार्ट है ये वाले वीडियो में। अब देखिए चैप्टर का कंटेंट क्या है जो आपका अपडेटेड सिलेबस है फॉर दिस ईयर फॉर द सेशन 21-22 में। उसमें जो अपडेटेड सिलेबस है उसमें 4 चैप्टर्स को इंक्लूड किया है और जो सिलेबस का कंटेंट है उसमें चैप्टर का कंटेंट दिया हुआ है वो है फिलॉसफी एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके अब इसमें जो फिलॉसफी एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ये आपका चैप्टर 1 का पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, जो कि आपकी बुक में है। ठीक है, फिलॉसफी वाला जो पार्ट आपका है फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये है चैप्टर 10, लास्ट चैप्टर जो है। ठीक है, तो चैप्टर 1 और चैप्टर 10 ये हो गया। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी, ये दोनों जो हैं ये हैं आपके चैप्टर 2 का कंटेंट, जिसमें कि उस चैप्टर का नाम आपकी बुक में है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके तो राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आपको फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी मिलेगा। उसके बाद फिर जो आपका कंटेंट है इस चैप्टर का दिया हुआ नए सिलेबस में, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको मिलेगा चैप्टर 9 में। चैप्टर 9 का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ओके कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, तो उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मिलेगा। तो आपकी बुक का जो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक है उसमें चैप्टर 1, 2, 9 एंड 10 ये सब मिला के जो है अब आपका चैप्टर 1 हो गया है, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। ठीक है, तो इतना सारा 4 चैप्टर एक चैप्टर में डाल दिया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग चारों चैप्टर्स तो डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम वही चीज़ें पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, तो जो पहला वाला चैप्टर है उसमें से हम लोग मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ेंगे। ओके उसके बाद फिलॉसफी वाले चैप्टर में मैं चलती जाऊंगी और उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें हैं जो पढ़नी है और क्या चीज़ें हैं जिनको छोड़ा जा सकता है। फाइन, मेरे हिसाब से जो चीज़ें पढ़नी चाहिए जो आपको आगे भी काम आएंगी, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो कि आपकी बुक में मेंशन नहीं हो, लेकिन मैं ये चीज़ें साथ में अपने वीडियोस में बताती चलती हूँ, बिकॉज मोस्टली ये होता है कि ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देते हैं, बैठते हैं, तो वहाँ पे जो चीज़ें मोस्टली पूछी जाती हैं वो मैं बताती चलती हूँ, जो चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी हैं। ओके तो चलिए प्रोसीड करते हैं। तो इस वाले वीडियो में मैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू कर रही हूँ। पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन, उसका फंक्शन, तो बेसिक चीज़ से पहले शुरू करते करते फिर मेकिंग पे जाएंगे। ठीक है, तो मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और एस्टैब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट और अदर ऑर्गेनाइजेशन इज एक्नॉलेज्ड टू बी गवर्न। ठीक है, आपने अभी तक पढ़ा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। इट इज़ इसेंशियली अ रूल बुक। ठीक है, तो एक बुक ऑफ रूल्स होती है, रेगुलेशंस होते हैं जिनसे किसी भी कंट्री के अंदर सब कुछ गवर्न होता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे वो सिटीजन्स के राइट्स हो, ड्यूटीज़ हो, सब कुछ।
ओके वो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न करता है। ओके सो इट इज़ अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स जिनके आधार पर उस देश में सारी चीज़ें गवर्न होंगी। ओके अब यहाँ पे एक वर्ड हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, वो है एस्टैब्लिश प्रेसिडेंट्स। ठीक है बाकी तो क्लियर होगा। इट्स अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट और अदर ऑर्गेनाइजेशन इज एक्नॉलेज्ड टू बी गवर्न। ठीक है एस्टैब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स का मतलब क्या होता है कि इस प्रेसिडेंट्स का मतलब होता है कि जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं। ओके तो बहुत से कंट्रीज में कुछ प्रथाएं होती हैं, रिवाज होते हैं जो चले आते हैं, सदियों से चले आ रहे हैं, और वो वहाँ के लोग, वहाँ की संस्थाएं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अकस्टम्ड होते हैं उन चीज़ों को फॉलो करने के। ये क्यों इस डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है, क्योंकि वैसे तो नॉर्मली जो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं वो रिटन होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है, लिखा हुआ होता है एक जगह। लेकिन ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहाँ पे जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट अनरिटन है, वो लिखा नहीं है। तो लिखा नहीं है तो लोगों को कैसे पता है? तो वो प्रेसिडेंट्स हैं, वो रीति रिवाज हैं जो कि सदियों से चले आ रहे हैं, और उसको कहीं लिखने की ज़रूरत उनको महसूस नहीं हुई, क्योंकि सब उससे वाकिफ़ हैं, सब उसको जानते हैं, और वो वहाँ पे एज अ कॉन्स्टिट्यूशन ही उसको लिया जाता है। ठीक है तो ये जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो लार्जली अनरिटन है। ये भी कई कई बार मैंने देखा है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि किस देश का संविधान लार्जली अनरिटन है, तो वो एक ही ये ब्रिटेन का संविधान है जो कि लार्जली अनरिटन है, और जो किस पे बेस है, वो प्रेसिडेंट्स पे बेस है। ठीक है जैसा होता चला आया है, रीति रिवाजों पे बेस्ड है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है मोस्टली, जिसमें कि उस देश को गवर्न करने वाले फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस, सब चीज़ें मेंशन होती हैं, और सारी चीज़ें उस कंट्री में उसके अधीन होती हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन होती हैं। ठीक है तो अब इसके फंक्शंस, ये जितने चार यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक। तो फर्स्ट है इट अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस। कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस किस तरह, कैसे ये कोऑर्डिनेशन और अश्योरेंस देता है लोगों को? देखिए किसी भी समाज में डिफरेंट मान्यता वाले लोग रहते हैं। ओके किसी भी टॉपिक पे मेरा और आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। ओके तो वहाँ अग्रीमेंट नहीं बनेगा। जब अग्रीमेंट नहीं बनेगा तो हम साथ में चलेंगे कैसे, हम साथ में रहेंगे कैसे? अगर उस टॉपिक के बारे में कोई रूल, इस्टेब्लिश रूल बन जाए या रूल हो, तो कम से कम हम उस हद तक अग्री करेंगे एक दूसरे से। ठीक है फॉर एग्जाम्पल एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि मुझे रोड के राइट हैंड साइड पे चलना पसंद है और आपको रोड के लेफ्ट हैंड साइड पे चलना पसंद है। अब अगर सारे लोग अपनी मर्जी से यूं ही रोड के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड चलते रहेंगे तो एक्सीडेंट्स होंगे। यहाँ पे क्या जरूरी है कि एक रूल हो जिससे कि ये निर्धारित हो जाए कि किस साइड चलाना है, रोड पे किस साइड व्हीकल्स को या इंसानों को चलना है। तो ये डिसाइड हो गया, जैसे हमारे कंट्री में ये डिसाइड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे। ठीक है तो अब सारे लोग लेफ्ट हैंड साइड चल रहे हैं लोग के। ये डिसाइड क्यों हो पाया? क्योंकि एक रूल बन गया। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स जो होते हैं वो एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करते हैं। बाकी चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे हमारे और आपके विचार अलग अलग हो सकते होंगे, लेकिन जो ब्रॉडली, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उन पे हम एक मत हैं। जैसे कि हमारी कंट्री के सभी लोग, दे ऑल बिलीव दैट एवरीबडी शुड हैव देयर बेसिक राइट्स। Okay, we all believe that there should be minimum inequality amongst the people. So how this is established? This is established as a rule, this is established as a principle. Okay, and it is written down in the constitution. तो वहाँ पे कोई मतभेद होने का कोई सवाल होता ही नहीं है। एंड अश्योरेंस का मतलब ये है कि देखिए गवर्नमेंट्स आती जाती रहती हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन एक चीज है जो कि परमानेंट है। ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको अश्योर करता है कि आपके राइट्स हमेशा रहेंगे। जो भी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं वो फुल प्रूफ है, वो सिक्योर है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको आपके राइट्स देता है तो वो हमेशा ही रहेंगे, कोई भी गवर्नमेंट आए या कोई भी गवर्नमेंट जाए। ओके सो इट अश्योर्स अ मिनिमल कोऑर्डिनेशन
and it gives you an assurance that your whatever things are written in the constitution that are of broadly are of a permanent nature. अब स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है कॉन्स्टिट्यूशन का कि डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में रहेगी और किस मामले में किस बॉडी को, किस इंडिविजुअल को, किस ऑर्गेनाइजेशन को डिसीजन लेने का अधिकार है. This is all specified in a constitution. Otherwise, it will be impossible to run the government. Okay, और ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही क्लियरली लेड डाउन होती हैं कि डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में है. देन लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट. एक सेइंग जाती है कि all democratic countries do necessarily have a constitution. All countries that have a constitution may not be democratic, but all democratic countries do necessarily have a constitution because the constitution puts limit on the powers of the government. गवर्नमेंट की पावर को कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट करता है. कैसे लिमिट करता है? जैसे कि हमारे कंट्री में हम लोगों को, सिटीजन्स को कुछ राइट्स मिले हुए हैं और ये राइट्स फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं. तो कोई भी जो गवर्नमेंट है इन फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट नहीं कर सकती, इनको ले नहीं सकती है, इनको किसी भी तरह से छीन नहीं सकती है. तो ये राइट्स जो हैं वो गवर्नमेंट की पावर को लिमिट कर रहे हैं. उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है और ये कहा गया है कि अगर कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को भी रद्द कर सकता है. ओके, तो ये क्या है? ये गवर्नमेंट की पावर को कंट्रोल करने वाली चीज़ें हैं. तो किसी भी डेमोक्रेसी में ये बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट अपनी पावर्स को ट्रांसग्रेस ना करे. और ये कैसे पॉसिबल होता है? ये थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन पॉसिबल होता है. उसके बाद एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी. कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एक्सप्रेशन टू द एस्पिरेशंस एंड गोल ऑफ सोसाइटी. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस समय, उसके पहले एक बहुत लंबा फ्रीडम स्ट्रगल हुआ और ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल जो हमारे लोग थे, जो भारत के लोग थे, उन्होंने एक तरह की नए भारत का सपना देखा. वो नया भारत का जो सपना था उसको किस तरह से हम रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है. ओके, सो इट गिव्स एक्सप्रेशन टू द एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ द सोसाइटी. ओके, ये है भारत इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो आप देख रहे हैं. और ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, संविधान की प्रस्तावना. ये आप लोगों की जो टेक्स्ट बुक है, अगर आप उसमें इंडेक्स पेज देखेंगे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे भी ये प्रियम्बल दिख जाएगा. आई वुड सजेस्ट दैट यू लर्न दिस प्रियम्बल. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. बहुत पूछा जाता है कि ये वर्ड कब शामिल किया गया प्रियम्बल में, ये इंडिया के प्रियम्बल के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा फीचर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में. तो आप लोग को ये याद करना ज़रूरी है, इसको आप याद कर लीजिएगा. जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज़ द मोस्ट बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. ओरिजिनली इट हैड 395 आर्टिकल्स. ये सारा आपको रटा होना चाहिए. 395 अनुच्छेद, आर्टिकल्स को हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं. तो इट हैड 395 आर्टिकल्स विच वर डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स. 22 पार्ट्स मतलब समझ लीजिए कि 22 चैप्टर्स एंड 8 शेड्यूल्स आर देयर. शेड्यूल्स में डिफरेंट चीज़ें हैं जिससे वो गिनाई जाती हैं. एट टाइम्स ऑफ कमेंसमेंट, जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, तो उसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे. अब जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में एट प्रेजेंट 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं. इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक 104 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं. ओके, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही के डिफरेंट आर्टिकल्स में ही वो अमेंडमेंट हुए हैं. तो 104 अमेंडमेंट्स भी हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. जो मेकिंग है, जहाँ तक कंसर्न है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ था 1946 में और इसको बनाने का काम किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने. ओके, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी 1946 में इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, तो पार्टीशन भी नहीं हुआ था. तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946. ये डेट याद रखिएगा. और इस मीटिंग में एक इंटरिम प्रेसिडेंट को चुना गया था. इंटरिम प्रेसिडेंट मीन्स फॉर द टाइम बीइंग.
तो जो टेम्पररी प्रेसिडेंट को एक चुना गया था। अगर आप उन टेम्पररी प्रेसिडेंट का नाम मुझे बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। टोटल मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389। ओरिजिनली जो थे 9 दिसंबर मतलब पार्टीशन से पहले 389 मेंबर्स थे, लेकिन पार्टीशन होने के बाद जितने मेंबर्स उन एरिया से इलेक्ट हुए थे जो पाकिस्तान में गए, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में से इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में से हट गए। ओके, समझ रहे हैं आप? तो जितने मेंबर्स पाकिस्तान वाली टेरिटरी से, पाकिस्तान की में जितनी टेरिटरी गई उससे इलेक्ट होकर आए थे, वो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से हट गए। तो इसलिए जो मेंबरशिप थी, जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, वो रिड्यूस होके 299 रह गए आफ्टर पार्टीशन। ठीक है, ये डिफरेंट पिक्चर्स हैं। ये जो पहली पिक्चर ये आप देख रहे हैं, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स हैं। ये जवाहरलाल नेहरू हैं कॉन्स्टिट्यूशन के फाइनल ड्राफ्ट पे ये साइन करते हुए। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, परमानेंट प्रेसिडेंट। इनको 11 दिसंबर को इलेक्ट किया गया था। मैंने आपसे पूछा है कि 9 दिसंबर को किसको इलेक्ट किया गया था इंटरिम प्रेसिडेंट। और ये है डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वो फाइनल ड्राफ्ट प्रेजेंट करते हुए। अब इलेक्शन कैसे हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? ओके, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। मैं कोशिश करूंगी आपको इसको समझाने की, लेकिन मुझे लगता है कि ये अच्छी तरह आपको तब समझ में आएगा जब आप सेकेंड चैप्टर अपना पढ़ लेंगे, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। फिर भी मैं ट्राई करूंगी। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी थी वो कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर में बनी थी। तो इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने एक कैबिनेट मिशन भेजा था। देखिए, जब आज़ादी की बात जब शुरू हो गई थी कि हाँ आज़ादी मिलेगी, तो पहला क्वेश्चन तो ये आया था कि क्या फ्रेमवर्क होगा, मतलब किस बेसिस पे यहाँ की जो इंडिया की गवर्नमेंट होगी वो गवर्न होगी। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि नए कंट्री का नया कॉन्स्टिट्यूशन बने। तो कैबिनेट मिशन ने कहा था कि नया एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस्टेब्लिश की जाएगी जो कि इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। ओके, 1946 में। तो अब इसमें यह था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा और प्रोविंशियल असेंबलीज करेंगी। ठीक है, अब इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए, जब आप लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होता है तो आप सीधे गवर्नमेंट को चुनते हैं। ओके, तो अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो आप सीधे गवर्नमेंट के लिए, मतलब कि MPs या MLAs के लिए वोट कर रहे हैं। ओके, इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है कि आपने MPs और MLAs को चुना और ये MP और MLA इलेक्शन ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को चुने। ठीक है, तो उस समय जो पूरी टेरिटरी थी इंडिया की वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। जो 2/3 एरिया था इंडिया का, दैट वाज कॉल्ड द ब्रिटिश प्रोविंसेस। ओके, अब ये जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे ये डायरेक्टली जो ब्रिटिश क्राउन था उसके अंडर थे। फाइन, 1/3 टेरिटरी जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स कहलाती थी। और ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे ये इंडियन रूलर्स इनको गवर्न करते थे। ठीक है, लेकिन इन इंडियन रूलर्स ने भी ब्रिटिश क्राउन की जो सुप्रीमेसी थी उसको एक्सेप्ट कर रखा था। तो अगर हम पहला पॉइंट देखें तो ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट वर अलॉटेड सीट्स इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन इन द रेशियो ऑफ 1 to 10 lakh. Thus, the British provinces were to elect 292 members and the princely states 93 members. Okay. अब इसमें यहाँ क्या चीज़ निकल कर आ रही है कि पहले तो 2 तरह की टेरिटरी है, एक है ब्रिटिश प्रोविंसेस और दूसरा है प्रिंसली स्टेट। जो कि मैंने आपको यहाँ बताया कि 2 तरह की टेरिटरी थी इंडिया में। जो 2/3 एरिया था वो ब्रिटिश प्रोविंसेस का था। ब्रिटिश प्रोविंसेस का मतलब कि जो प्रोविंस जिनको आप ऐसे प्रेजेंट में जैसे स्टेट्स कहते हैं ना, UP, MP, बिहार, उस समय प्रोविंसेस कहा जाता था। तो ये जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे ये डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थे और डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको रूल करती थी। जैसे कि आपका हो गया सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, ओके, मद्रास, बंगाल, ये सारे ब्रिटिश प्रोविंस थे। उसके अलावा करीब 1/3 टेरिटरी जो इंडिया की थी, इसमें 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। ये टेरिटरी जो थी उनको इंडियन रूलर्स, जो राजा महाराजा थे, वो रूल करते थे। छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट से कुछ बड़े भी थे,
जैसे कि हैदराबाद था, जैसे कि भोपाल था, जूनागढ़ था। ओके, तो ये प्रिंसली स्टेट्स जो थे इनको इंडियन रूलर्स और राजा एक्सेप्ट करते थे, लेकिन इन्होंने भी ब्रिटिश क्राउन की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर रखा था। तो ये दो तरह की टेरिटरी थी, और उन दोनों तरह की टेरिटरी में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स कैसे इलेक्ट होंगे, इसका अलग अलग प्रोसीजर था। अब कितने मेंबर होंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, ये डिसाइड करने के लिए एक रेशो फिक्स किया गया 1 to 10 लाख, मतलब कि 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक सीट है। समझ रहे हैं आप? इस रेशियो का मतलब हुआ कि 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक सीट बनाई गई, और उसके हिसाब से ब्रिटिश प्रोविंसेस को 292 मेंबर्स इलेक्ट करने थे और प्रिंसली स्टेट्स को 93 मेंबर्स इलेक्ट करने थे। ओके, अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। दीज वर फर्दर डिवाइडेड अमंग हिंदू, मुस्लिम एंड जनरल इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। अब ये जो सीट्स थी, ये 292 सीट्स जो हैं और ये जो 93 सीट्स हैं, इनको फर्दर डिवाइड किया गया था हिंदू पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन और जनरल पॉपुलेशन में, उनके पॉपुलेशन के रेशियो में। मतलब कि अगर मान लीजिए कि यूनाइटेड प्रोविंस को 50 सीट मिली है, तो उस 50 सीट में से, और यूनाइटेड प्रोविंस में जो हिंदू पॉपुलेशन है वो टोटल पॉपुलेशन का मान लीजिए कि 50% ही है, तो हिंदू सीट्स कितनी हुई, फिर 50 सीट का 50% कितना हो जाता है, 50 सीट का 50% होता है 25। तो इसका मतलब है कि 25 सीट्स पे हिंदू मेंबर्स इलेक्ट होंगे। इसी तरह अगर जो पॉपुलेशन है वो मान लीजिए कि उसमें इसी तरह जैसे कि मुस्लिम पॉपुलेशन, मुस्लिम स्टेट्स में जितने हैं उन्हीं के प्रपोर्शन में, उन्हीं के परसेंटेज के प्रपोर्शन में मुस्लिम सीट्स होंगी। तो मान लीजिए उस स्टेट को, यूनाइटेड प्रोविंस को, जैसे मैंने बताया कि 50 सीट मिली है, और उस स्टेट में जो मुस्लिम्स हैं वो 20% हैं, तो 50 का 20% कितना हो जाएगा, 20 सीट्स, नहीं 10 सीट्स। अब ये कर लीजिएगा, मेरी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं है। तो ये इस तरह से जो पॉपुलेशन है उसका रेशियो वाइज सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ अमंग द 3 मेजर कम्युनिटीज, हिंदू, मुस्लिम, और जनरल में हिंदू मुस्लिम के अलावा जो बाकी थे वो आ जाते थे। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स इलेक्टेड देयर मेंबर्स बाय मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब हर कम्युनिटी कौन इलेक्शन कर रहा है, जो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट कर रहे हैं। तो जो लोग थे उन्होंने प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया, और प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो प्रोविंशियल असेंबली में जितने भी मेंबर्स हैं ये रिलीजन वाइज वोट करेंगे, मतलब हिंदू मेंबर्स हिंदू सीट्स का इलेक्शन करेंगे, मुस्लिम मेंबर्स मुस्लिम सीट का, और जनरल जनरल पे। ठीक है, विच मेथड थ्रू द मेथड ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब ये एक ऐसी चीज है जो मैं यहाँ नहीं एक्सप्लेन कर सकती क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। इस मेथड से ही ये एक मेथड ऑफ इलेक्शन है जिससे कि अभी भी इंडिया में प्रेसिडेंट का इलेक्शन और राज्यसभा मेंबर्स का इलेक्शन होता है, और ये मैं इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन में ही एक्सप्लेन करूंगी। इस समय आप बस इतना समझ लीजिए कि ये एक मेथड ऑफ इलेक्शन है, ओके, जिससे कि इस मेथड के थ्रू उन मेंबर्स का इलेक्शन हुआ। अब ये जो प्रिंसली स्टेट में, अब ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये आपके ब्रिटिश प्रोविंसेस से रिलेटेड हैं। प्रिंसली स्टेट में किस मेथड से इलेक्शन होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का, ये कंसल्टेशन से डिटरमिन करना था। कंसल्टेशन किसके बीच, मतलब वो आपस में कंसल्ट कर ले और वो ब्रिटिश अथॉरिटी से कंसल्ट कर ले कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करना है। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ। आई होप कि कुछ कुछ आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं तो जब आप आगे इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे पूरा वो चैप्टर तब और क्लियर हो जाएगा ये चीज। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट होकर आई उसका कॉम्पोजिशन कैसा था। दो, इट वॉज नॉट इलेक्टेड थ्रू यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब होता है कि एवरीवन अबव अ सर्टेन एज हैज अ राइट टू वोट। जैसे हमारे यहाँ इस समय प्रेजेंट में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वोट करने का अधिकार है और ये बहुत ही डेमोक्रेटिक माना जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन इनडायरेक्ट हुआ था, समझाया ना मैंने अभी कि पहले तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स को चुना गया और इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव किया। तो ये क्या हो गया, ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया। ओके, दो द इलेक्शन वर इनडायरेक्ट बट इट वाज
वेरी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। कैसे रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी? क्योंकि सारे मेंबर्स ऑफ ऑल रिलीजन्स वर गिवन रिप्रेजेंटेशन। जितने भी मेजर रिलीजन्स थे इंडिया के, उन सभी को रिप्रेजेंटेशन मिला था। जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे, लोगों के नेता थे उस समय के जाने माने, वो सभी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे। सारी जात के लोग, सारी बिरादरी के लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज जो असेंबली इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है, वहाँ पे इंडिया के हर क्लास का, हर कास्ट का, हर वर्ग का, हर इंटरेस्ट का, हर आइडियोलॉजी का रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी था। ओके, फिर असेंबली में 28 मेंबर्स शेड्यूल क्लास से भी थे। ओके, और अगर जैसे आपकी अगर आप लोगों के पास हिस्ट्री भी है एज अ सब्जेक्ट, तो आप देखिएगा जो आपकी हिस्ट्री की क्लास 12th की थर्ड बुक है, किसी सीनियर से अगर मिले तो लेके देखिए। क्लास 12th की जो थर्ड बुक है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन और उनके डिबेट्स का बड़ा अच्छा ही इलेबोरेशन दिया हुआ है। तो क्लास 12th में 3 बुक्स हैं। जो थर्ड बुक है उसका लास्ट चैप्टर अगर आप लोगों को कहीं मिले तो पढ़िएगा ज़रूर अपनी ये फर्स्ट चैप्टर के साथ साथ। तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कितना वेरिड रिप्रेजेंटेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। देन दो द कांग्रेस डोमिनेटेड द असेंबली, क्योंकि उस समय कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी थी, एक बहुत ही रेनबो सॉर्ट ऑफ पार्टी थी जिसमें सारे इंटरेस्ट रिप्रेजेंटेड थे। लेकिन कांग्रेस वाज इटसेल्फ, देखिए इट्स कांग्रेस वाज इटसेल्फ अ डाइवर्स पार्टी एंड इट मैनेज्ड टू अकोमोडेट ऑलमोस्ट ऑल शेड्स ऑफ ओपिनियन अंडर इट। ये अभी आप क्लास 12th में जाएंगे तो और भी डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन कांग्रेस, उस समय की कांग्रेस जो थी, इट हैड all the opinions in it, it represented all classes, all caste। तो broadly speaking कांग्रेस itself was a very representative body। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। इसके आगे फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कैसे कमिटीज़ थी, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसीजर था वो क्या था, ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा ज़रूर। एक क्वेश्चन मैंने पूछा है कि जो इंटरिम प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जिनको 9 दिसंबर 1946 को इलेक्ट किया गया था, उनका नाम आपको ढूंढ के मुझे बताना है। बट कमेंट सेक्शन में वो भी बताइए, और अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो वो भी बताइए, उसको मैं फिर से और इलेबोरेट करने की कोशिश करूँगी। इलेक्शन वाला पार्ट आई अंडरस्टैंड कि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन वो भी आपको आगे के जब आप सिलेबस में आगे बढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।